अगस्त को जारी कर दी और वो बार बार आपको चैलेंज कर रहे हैं कि अभी कांग्रेस की पहली सूची तक नहीं आई है। ये देरी क्यों हो रही है? क्योंकि मैं आपसे इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप केंद्रीय चुनाव समिति में भी हैं। कांग्रेस किसी जल्दबाजी में नहीं है। जल्दी जारी क्यों करना? यानी एक जिज्ञासा ठीक है, मीडिया में भी एक जिज्ञासा होती है, लोगों में भी है, कौन लड़ेंगे, लेकिन क्यों? कोई टाइमलाइन नहीं है कि इतने दिन के अंदर कर दें है और हम लोग टाइमलाइन पार कर गए। अमूमन सूचियां नामांकन के होते होते जारी हुआ करती थी। बीच में एक ट्रेंड चला कि 1 साल पहले जारी कर दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 3-4 महीने पहले जारी कर दी। इसमें 2-3 चीज बात सामने आती है। एक तो जिन कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर हो जाता है, अनेक प्रकार के प्रेशर उनके ऊपर आना चालू हो जाते हैं। आज के युग के कई प्रकार की गतिविधियां हैं जिनका एक अतिरिक्त भार माने उन कैंडिडेट्स को उस नाते देखना पड़ता है। दूसरा, डिसिडेंस, कि जिसको टिकट नहीं मिला, अगर कैंडिडेट को हम मानते हैं कि काम करने का पर्याप्त समय मिलता है तो डिसिडेंस को भी पर्याप्त समय मिलता है। यानी मैं अपने सोच से स्ट्रेटेजी की भी बात शेयर कर रहा हूँ कि उनको भी आप समय दे रहे हो कि कहाँ सेटिंग करनी है, कहाँ जुगाड़ करना है, हराना है, क्या करना है, वो भी आप करो। तो बहुत जल्दी करने से कोई लाभ ही मिलता है ऐसा नहीं है। कैंडिडेट को समय नहीं मिलता प्रचार करने का। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट चुने जाने वाले हैं जिनको अब काम चालू करना है तो वो कैंडिडेट के लिए योग्य नहीं है। जो 5 साल तक काम करते रहते हैं लोगों के बीच में, जिनकी उपस्थिति है, वही चुनाव में ज्यादा सफल होने की संभावना रहती है। आज आप चुनोगे और आज से उनको अब काम चालू करना है, यानी वो उतने फिट नहीं है कैंडिडेट होने के लिए। तो समय की भी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जल्दबाजी में आपको अनाउंस करना चाहिए। बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, वो उनकी स्ट्रैटेजी थी। हारी हुई सीटें उनके पास ज़्यादा थे। हमारे पास एक ये भी चुनौती है कि 71 सीट जीते हुए हैं। उनमें से अगर छटनी की बात आती है, सिटिंग इज गेटिंग, एक बात होती है, मुझे नहीं लगता है कि वो फॉर्मूला लागू हो पाएगा। चेंज कुछ होंगे तो कहाँ चेंज करना, कैसे चेंज करना, समीकरण उस हिसाब से बदलेंगे। आजकल हम माने ना माने व्यक्तिगत तौर पे जातीय समीकरण की भी बातें होने लगती हैं कि हर समाज से भी हमको प्रतिनिधित्व देना है। तो इन सबको देखना, विनेबिलिटी को देखना और सिटिंग कैंडिडेट्स के परफॉर्मेंस को, आखिर उस लायक थे तब तो पिछले बार जीते, उसका भी असेसमेंट करना तो आसान काम भी नहीं है। इसमें हम लोग जिसे कहते हैं फूक फूक के कदम रख रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से एक तारीख आई थी 6 सितंबर को पहली सूची आ सकती है और उसके बाद कल का ही बयान मैं सुन रहा हूं, आपने कहा कि गदर का भी अपना आनंद है। एक सवाल के जवाब में आपने कहा तो भाई छत्तीसगढ़ की जनता बैठी हुई सुन रही है, तो क्या पार्टी के लिए, टिकट के लिए पार्टी में गदर मची हुई, चूंकि डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं और वो कह रहे हैं जो केंद्रीय चुनाव समिति में है? मैंने हल्के में उसको कहा था, हंसी मजाक में कहा था। अगर अंदर की बात पूछें, उसकी जो झलकी मैं दे सकता हूं, तो इतना स्मूथली मैंने कांग्रेस के इस लेवल पे भी चुनाव पे कैंडिडेट्स की चर्चा मैंने इसके पहले नहीं देखी। बहुत स्मूथली बंद कमरे में जो बात हो रही है, इसमें कहीं उठापटक वाली बात इस बार मेरे को नहीं दिख रही कहीं भी। जहां है कंटेंशन, उसको या तो पैनल बन जा रहा है या उसको समीक्षा के लिए फिर छोड़ दे रहे हैं। 2-4 सीट ऐसी हो सकती है कि एक और बार सर्वे करा लें। बहुत सर्वे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 4-5 एजेंसियों से सर्वे कराया है। हमारे सेक्रेटरीज हैं, उनको एरिया दिया गया है, उनने अलग से सर्वे किया हुआ है। जो सेंट्रल हमारी लीडरशिप है, उनने एक अलग एजेंसी लगाई है, वो अलग सर्वे कर रही है। शैलजा जी एज प्रभारी, वो अपने तरीके से समीक्षा कर रही हैं। हम लोगों ने व्यक्तिगत अपने तौर से भी विधानसभाओं में समीक्षा कराई है। मैंने उदाहरण के लिए 45 विधानसभाओं में समीक्षा कराई है। 45 क्यों? कि भूपेश भाई की विधानसभा में समीक्षा कराने की क्या जरूरत? तो ऐसे कई विधानसभा समीक्षा नहीं कराई, क्या मतलब है? वो तो फाइनल है, टिकट जीतेंगे, तो वहां पैसे क्यों वेस्ट करना? आजकल पैसे सब उसमें पैसे ही तो लगते हैं, ऐसे ही तो नहीं होगा। तो इट्स अ वेस्ट।
तो कांग्रेस में टिकट पाने के लिए 10 पड़ावों को पार करना पड़ता अभी है। एक पड़ाव बचा है, मैंने अभी नहीं आपने बताया। 10 पड़ाव कहा। जी, अभी एक बचा है, स्क्रीनिंग कमेटी। अच्छा। ये तो अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी लेवल तक का है। फिर हमारे यहाँ सुदीप श्रीवास्तव जी हैं, उनने अलग से सर्वे किया, वो उसका प्रेजेंटेशन हुआ बाकायदे, सीनियर्स कैबिनेट या पीसी के जो मेंबर्स हैं उनके सामने, कोर कमेटी एक बनी थी उसके सामने उसका प्रेजेंटेशन हुआ। ये सब से पीसी का सुझाव जा रहा है, इतने सब समीक्षा के बाद पीसी का सुझाव जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी में। अब स्क्रीनिंग कमेटी में माकन जी हैं, 2 मेंबर हैं, डिसूजा मैम है, हनुमंतया जी हैं, तो 45 विधानसभा के इनने अलग से समीक्षा किया, वो हमको नहीं मालूम। ये पीसी की जो बात आएगी वो उनकी बात से फिर मेल होगा क्या है। इसके अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स अलग कर रहे हैं, तो एक विस्तृत और विस्तारित प्रक्रिया अपनाई गई है। और मैंने इतना कम टेंशन, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इतना कम टेंशन मैंने कभी महसूस नहीं किया। तो टेंशन जब इतनी कम है तो आप भी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को चुनाव में जाने में बहुत दिन नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 दिन है। तो अब तो लोगों के नाम आ जाने चाहिए फ्रंट पे। एक तारीख तो बता दीजिए कम से कम, इस समिट पर आए आप, माइंड समिट पर आए हैं। सब के सब फील्ड में हैं, जो उम्मीदवार हैं, इशारा कर दिया गया है। नहीं, सब फील्ड में ऑलरेडी हैं। ओके। अगर 3 का पैनल मान लीजिए, अब तो 3 से ज्यादा लोग नहीं देख रहे होंगे, तो लगभग लोगों को इतना अंदाज तो लग गया होगा बिना कहे कि कौन 3 है। कहीं कहीं 3, 4, 5 है, 3, 4 विधानसभा में जहां सर्वे फिर से चल रहा है। या अमूमन लोगों को ये अंदाज, अब भूपेश भाई को अंदाज नहीं होगा कि उनको चुनाव लड़ना है, मेरे को अंदाज नहीं होगा कि अब मेरी सहमति है चुनाव लड़ने की तो मेरे को चुनाव लड़ना नहीं कर रहा। ऐसे कम से कम 20-25 लोग, 30 लोग तो होंगे ही जिनको ये अंदाज होगा कि चुनाव लड़ना है। ठीक है। अभी भी बिलासपुर में देश के प्रधानमंत्री हैं, और जैसे आप मंच पर बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। वो डायस जो आप देख रहे हैं ना, वहां पे आप थे। तो आप किसी के प्रभाव में तो आने वाले नेता नहीं है, तो पक्का है। लेकिन आपने कहा कि मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह कहता हूं कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से कभी भेदभाव नहीं किया। बड़ी सहजता से आपने पूछा, ऐसा नहीं कि किसी मीडिया कर्मी ने एक बार की माइक लगा दिया, ऐसा नहीं था। तो दूसरी तरफ आप कहते हैं जीएसटी के भी मंत्री हैं कि 10,000 करोड़ से ज्यादा जीएसटी रोकी गई है। तो जरा ये है सच्चाई क्या है? ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ देश भी जानना चाहता है टीएस सिंहदेव जी के जरिए कि सच्चाई है क्या। सच्चाई है शिष्टाचार में फंसने की। अच्छा, शिष्टाचार में आप फंस गए? मैं फंस गया। मैंने, प्रधानमंत्री जी आए, और जब प्रधानमंत्री जी मंच में हैं, हम लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पे है, सर्वोच्च निर्वाचित पद के वो धारक हैं, और केंद्र और सरकारों के बीच में कई बार तनाव की स्थिति भी महसूस होती है। हम लोगों को कई बार लगता है कि हमारे कार्यक्षेत्र में एनक्रोचमेंट हो रहा है, फंड्स की बात आती है, कैसे शेयर हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कभी कभी मेरे मन में आता है वन नेशन वन गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं क्या। इन परिस्थितियों में राज्य के लिए अगर हमको पहल करनी है तो वातावरण थोड़ा सामान्य सा होना चाहिए, या मैं कुछ उल्टा बोलूं प्रधानमंत्री जी को पब्लिक के सामने। तो मेरा स्वभाव भी है शिष्ट आचरण का, और मन में ये बात भी है कि हमको साथ अगर काम करना है, साथ काम करना है। उनके अधीन हम नहीं मानते कि स्टेट काम करते हैं, उनकी अलग संवैधानिक भूमिका है, राज्यों की अलग फेडरल स्ट्रक्चर में संवैधानिक भूमिका है। हम इंडिपेंडेंट इकाई हैं। फंडिंग होती है 2 प्रकार से 3 प्रकार से फंड होते हैं, स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, टैक्स भी उसी हिसाब से लगते हैं, टैक्स शेयर होते हैं। हम साथ काम कर रहे हैं, तो जिनको साथ काम करना है, मेरा दृष्टिकोण प्रदेश हित का है, मैं राष्ट्र की बात अभी नहीं सोच रहा। तो काम कैसे करना चाहिए, गरिया के या शिष्टता से? मैं शिष्ट अपनी बात रखनी चाहिए किसी भी मंच में, जैसे कि आईबीसी ने मुझे ये मंच दिया है, और तो मैं अपनी बात रखूंगा, पूछूंगा सवाल आपसे। आज के दिन में क्या होता है कि कुछ भी चीज उठाइए तो मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग हो जाता है। मैं मानता हूं, अगर हम माने कि मीडिया न्यूट्रल चैनल है, तो मीडिया ने तो प्रस्तुत किया,
अब मेरे को उसका उपयोग करना है किसी एक कमेंट का, तो मैंने मीडिया के माध्यम से उसको प्रचारित कर दिया कि विपक्ष के एक डिप्टी सीएम ने मोदी जी की प्रशंसा कर दी। मैं पिट गया पार्टी के अंदर। मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया, मैंने तो शिष्ट आचरण किया। इसके पहले भी आप देखें तो ऐसे उदाहरण हैं जहां इंटरस्टेट रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार के सेम टू सेम शब्दों का प्रयोग रायपुर में ही हुआ। अच्छा, वो न्यूज नहीं बना, लेकिन आप खबर बन जाते मैंने हैं। जो बोल दिया वो खबर बन गया। तो मेरे को अपने आप को उस दायरे में फिर मोल्ड भी करना पड़ा। तो यानी और ये जहां तक जीएसटी की बात आपने कही, मैंने कभी नहीं कहा कि 10,000 करोड़ जीएसटी का बकाया है। मेरे से जब भी पूछा गया, जब बकाया था, आज के दिन विभाग बता रहा है कि नहीं के बराबर बकाया है, क्योंकि जीएसटी का जो स्वरूप था वो समाप्त हो गया। 30 जून तक ही था 2022। उसके बाद तो जीएसटी खत्म हो, जो 14% प्रोटेक्टेड इनकम थी उसकी व्यवस्था खत्म हो गई। तो ड्यूज थोड़े बहुत जो होंगे, मैंने हमेशा इस बात को कहा कि जीएसटी काउंसिल में जो व्यवस्था बनाई गई थी, हर 2 महीने में स्टेट्स को उनका जो शेयर कलेक्ट हुआ है उसको दे देना चाहिए। ये तो डे टू डे कलेक्ट होता है। आपने सामग्री बेची, रिटर्न भरा, जिसने सामग्री खरीदी उनसे टैक्स ले लिया और आप जमा कर देते हो। डे टू डे जमा होता है। तो कोई जीएसटी बकाया नहीं केंद्र सरकार की तरफ से? जीएसटी बकाया नहीं है, दूसरी राशियां बकाया हैं। दूसरी रॉयल्टी की राशियां बकाया हैं, जो फोर्स और केंद्र से हमको राशि मिलनी है। जीएसटी की राशि आज के दिन बकाया नहीं। फिर जीएसटी की राशि आप कैसे बकाया कह सकते हो? देश ने कानून बनाया, जब जीएसटी का कानून बनाया कि, और जीएसटी काउंसिल ने तय किया कि ये 5 साल के लिए लागू रहेगा और हर साल 14% बढ़ते हुए राजस्व का गारंटी है। अगर किसी राज्य को 14% से कम रेवेन्यू अपनी बढ़ पाती है तो जीएसटी काउंसिल सेस पूल एक है, सेस लगाते, सेस पूल से उस राशि को देगा। जिनका 14% से ज्यादा है उनको नहीं मिलेगा। 14% से कम है, छत्तीसगढ़ का उदाहरण के लिए 9% इंक्रीज हुआ तो 5% जीएसटी काउंसिल देके 14% की गारंटी देती है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ही, मैं कहूंगा, जीएसटी काउंसिल के माध्यम से उन्होंने इसको 10% कर दिया। तो उसको अगर कहेंगे कि नियम के हिसाब से 4% बकाया है तो आज भी बकाया है। उनको चेंज, क्योंकि एक आपने बहुत बड़ा कानून देश में लाया कि राज्यों के टैक्स लगाने के अधिकार को ही समाप्त कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी ये कहा है कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेटरी बॉडी है। ओके। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, हम लोग उसको विवादित नहीं बना रहे क्योंकि वो स्ट्रक्चर जीएसटी का फिर टूट जाएगा, लेकिन राज्य को बाधा नहीं है कि जीएसटी काउंसिल के रेट को आप माने। चलिए, आपने ये बता दिया, क्लियर कर दिया कि जीएसटी का कोई पैसा रुका नहीं है, बचा नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार के। ये बात आपने आज हमें एक बड़ी खबर दी है। एक चीज और देखिए, पिछली बार आपने एक रिकॉर्ड कायम किया था। आजादी के बाद से इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले सरगुजा में 10 सीटें हुआ करती थी, अब 14 की 14 सीटें आई। जाहिर सी बात है, सरगुजा वासियों को उम्मीदें भी बहुत रही होंगी आपसे, भाई 14 की 14 सीटें उन्होंने दी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आप मैं कई बार जब एंकरिंग करता हूं तो आपके बयान देखता हूं 7 सीटें, 11 सीटें, आप कहते हैं ये खुद से कम आकलन कर रहे हैं आप 14 में 14 पा गए, फिर 7 और 11 पे अटक रहे हैं आप। पिछले चुनाव का भी अगर देखेंगे तो मैंने 10 सीट का कहा होगा 14 में से। चुनाव के पहले मैंने कभी 14 की 14 सीट नहीं कही। जनता तो आपका साथ दी। हाँ, नहीं, पर आकलन, मैं तो अभी आकलन दे रहा हूं। मैं तो चाहूंगा कि अभी भी मदद मिल जाए, अभी भी वैसा साथ मिल जाए। पुराने हर इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। मैंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि कम से कम 52 सीटें आएंगी और हो सकता है 60 तक चली जाएं अगर सब ठीक रहा। 68 सीटें मैंने कभी अनुमान लगाया ही नहीं था। तो 14 की 14 सीटें सरगुजा में आए या कहीं पर इतनी सीटें आए, मेरी कल्पना थी ही नहीं। हम लोगों ने काम किया था, घोषणा पत्र बना, भूपेश भाई पीसीसी प्रेसिडेंट थे, हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए, फील्ड में हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे और जो वातावरण बना, हम लोगों ने ये कह के वोट नहीं मांगा था कि बीजेपी की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इनको हटाओ। हमने इस बात पे जोर दिया था कि हम ये करके देना चाहेंगे, हम बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत होना चाहेंगे, उस नाते हमको वोट दीजिए। और बहुत
समर्थन छत्तीसगढ़ से नागरिकों का मिला। आज भी मैं वही चीज कह रहा हूं कि पिछले बार मैंने कहा था 5-6 से 10-11 के बीच में आ सकती हैं, आज भी मैं वही चीज कह रहा हूं। 5 से 11 के बीच में, 7 से 11 के बीच में एक अनुमान है। 100% जीतेंगे सारे के सारे, ये निष्पक्ष आकलन कैसे कोई कर सकता है? हाँ, जाहिर सी बात है, उनकी उम्मीद भी बहुत ज़्यादा थी। वो आपको चाहते होंगे कि बड़े ओहदे पर जाएं। आप गए भी 24 अकबर रोड पे, लेकिन 24 अकबर रोड पे एक कहानी है कि आपसे पूछ लिया गया कि ये बताइए टीएस सिंहदेव जी, आप नहीं तो कौन? लेकिन सरगुजा वासी तो कुछ और आपको मैंडेट दे के भेजे। ये कैसे हुआ? अब आपने सवाल ऐसे रूप में पूछा कि मैं उसका जवाब दे सकता हूं। आप 2.5 वाली बात कहते तो मैं नहीं बोल पाता। नहीं, आपने डिनाई कर दिया है उसको। उसमें मैंने ये कहा कि वो बंद कमरे में है, किसी दिन बोलूंगा। मेरे से राहुल जी ने काफी कंसल्टेशन हुए। हम लोग 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। महन जी को बुलाया गया था, ताम्रध्वज जी को बुलाया गया था, भूपेश भाई को, मेरे को। तो ये तो दिमाग में आ गया था कि इसी के लिए बुला रहे हैं कि शायद 4 संभावित सीएम के कैंडिडेट हैं। इसमें से हम लोग का इंटरव्यू हुआ बाकायदे। राहुल जी ने पहले दिन 4 से अलग अलग मुलाकात की। आप लोगों का भी इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू हुआ वहाँ पे, बाकायदा इंटरव्यू टाइप था। और बाकियों के साथ मैं नहीं कह सकता, पर मेरे से राहुल जी ने पूछा कि आपका विजन क्या है, आप क्या सोचते हो छत्तीसगढ़ के लिए, आप क्या करना चाहते हो छत्तीसगढ़ के लिए, ऐसी बात वैसी बात, मतलब बाकायदा इंटरव्यू था। मैं नहीं जानता और जगह होता है कि नहीं, बाकियों के साथ हुआ कि नहीं, मेरे साथ हुआ। अगले दिन फिर सोनिया जी ने 1-to-1 किया, सोनिया जी से 1-to-1 हुआ। वो भी उसी प्रकार का था कि क्या करना क्या नहीं करना, प्लस माइनस इस टाइप की बात हुई। और निकलते समय राहुल जी ने मेरे से ये पूछा कि आप नहीं तो कौन। असाइड उनके 12 तुगलक लेन का जो बंगला उनके पास था, उसमें बीच में आंगन में बैडमिंटन कोर्ट का एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है, वहां उनने उनके कमरे से निकलते हुए पूछा। तो मैंने कहा कि सर मैं अपने लिए बोलना चाहूँगा। तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं इसे अपने लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं तो आप। अभी तक आपने ये सवाल पूछा तो मैं इसका ईमानदारी से जवाब दे सकता हूँ। अभी तक हम लोग ये जानते थे कि किसी ने मेरे से आज तक नहीं पूछा था। चलिए, अच्छी बात है। हम लोग ये जानते थे कि विधायक दल के नेता तय करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन आपने बताया कि हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू भी हुआ? हाँ, हुआ। तो ऐसी कौन सी कमी रह गई? कुछ हो गया क्या? इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? ये जो आपकी सीट तो बड़ी अच्छी थी। ये जो स्थिति बनी विधायक दल के इंटरव्यू के बाद बनी। ओके। उसमें विधायक दल का सम्मेलन बुलाया गया, विधायक एकत्रित हुए, और जैसा होता भी है और जैसा हम लोग प्रोटोकॉल का पालन भी करते हैं, सब ने हाथ उठा के कहा कि जो हाईकमांड तय करेगा वो। ये संदेश हाईकमांड पे गया और हाईकमांड ने वापस खबर भेजी कि नहीं, आप विधायकों की राय लेके हमको बताइए। तो अलग अलग वो एक कमरे में 3 लोग आए, ऑब्जर्वर थे, साथ में पुनिया जी थे, और मेरे ख्याल से अंबिका जी आई थी, मेरे को अच्छा से याद नहीं आ रहा। तो इनने इंडिविजुअल एक विधायक से पूछा और वो रिपोर्ट फिर वहां पर गई। उस रिपोर्ट के बाद ही इंटरव्यू हुआ या हम लोग को बुलाया गया और फिर निर्णय हुआ। आप बड़े सलीन और सहज नेता में गिने जाते हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ये जरा बताइए, आपने ये बात कही कि गांधी परिवार का जितना हाथ मेरे ऊपर होना चाहिए उतना नहीं, ये आपने बात बोला, और उसके 20 दिन बाद पता चला कि आपको डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। इस बयान के बाद आप उठा के देख लीजिए, डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। लेकिन आप छत्तीसगढ़ के पहले डेप्यूटी सीएम बने। उसके बाद जब मीडिया से आपने बात किया तो बहुत ही ठंडा रिस्पांस दिया आपने। ये आपके कद से छोटा पद था या देर से मिला? कद और पद तो मैं मानता नहीं। देखिए, इज्जत है, सम्मान है, ये ली नहीं जा सकती। सामने वाले के मन में जैसी भावना होती है वैसे ही होता है और उसी का मायने होता है। जब सीएम का निर्णय हो गया था, भूपेश भाई सीएम के लिए डिक्लेयर हुए थे, तो पुनिया जी हम लोग सबको मैडम के यहाँ ले गए, सोनिया जी के यहाँ हम लोग गए
राहुल जी एआईसीसी प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी सीनियर लीडर थी। वहां पर जब बात आई तो ये था कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होंगे। वह तय हो गया था। वहाँ उस दिन पहले दिन शपथ लेने के पहले, ये 16 तारीख की घटना है, 16 दिसंबर 2018, राहुल जी के यहाँ से मिलके हम लोग सोनिया जी के यहाँ गए और वहीं पर ये बात हो गई थी कि राजस्थान में बने। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा था कि सीएम रहेंगे, डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे। बीच में ये बात आई भी थी तो अपने तरफ से जो सीनियर कुछ लोग लीडर से बात हो रही थी, मैंने कहा कि डिप्टी सीएम वाली बात नहीं है, ये मीडिया में इतना चल गया है 2.5 साल, मैं भी परेशान सा हो गया हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत दबाव इस बाबत आया। सैकड़ों लोगों का, 50 लोगों का रोज फोन आता है, अब हो रहा है बाबा, कब हो रहा है बाबा, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं कहा भाई मीडिया की बात है, बाकी सब हाईकमान वो तय करेंगे, तो ये डिप्टी सीएम की कोई बात नहीं है। हाईकमांड से मेरे को टाइम दिलवा दीजिए और इस पे तय हो जाए कि ये है कि नहीं है, इसको क्लोज कर देना चाहिए। क्या तय हो जाए कि डिप्टी ये चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना की बात जो मीडिया में 2.5 साल की आती है, ये आपको भी नहीं पता था ये बात होगा कि नहीं, वो बंद कमरे की बात है। पर मीडिया में जो बात आ रही है, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है और मेरे साथी भी उद्वेलित हैं और सब ये पूछते हैं कब हो रहा है, हो रहा है मतलब ये कि आज होगा, अब कल। अच्छा, होगा। उम्मीद थी आपको या नहीं? मेरे को भी उम्मीद हो गई थी मीडिया की वजह से। हाँ, मतलब उम्मीद थी आपको। और साथी पूछते थे तो एक वास्तविकता थी, तो ये ऐसे नहीं चल सकता। टेंशन हो जाते हैं, आपस के संबंधों में तनाव से आ जाते हैं कई बार इस कारणों से, और आए भी, दिखे भी, लोगों को महसूस भी हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्लैरिटी मांगी, वो क्लैरिटी 28 जून को 24 अकबर रोड में जो बैठक हुई, जिस दिन डिप्टी सीएम का तय हुआ, तब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई थी। उस दिन मुझे ये कहा गया कि डिप्टी सीएम, मैंने कहा कि सचिन पायलट जी भी तो डिप्टी सीएम थे विद पीसीसी, लेकिन कुछ वैसा नहीं हुआ तो वहाँ बात नहीं बनी उस वक्त। नहीं, ये 28 तारीख की बात बता रहा हूँ, जिस दिन बनी बात। ओके। तो मैंने कहा कि वहाँ कहाँ चला ठीक से, क्या हुआ, बात डिप्टी सीएम की नहीं है, सब चीज स्मूथली होना चाहिए, आपस में सब ठीक से चलना चाहिए, मेन चीज वो है। तो ये बात आई कि नहीं हाईकमांड, मैं कहा कि हाईकमांड, बाकी हाईकमांड, तो अब हाईकमांड अगर कह रहा है तो फिर मैं या तो पार्टी से बाहर जाऊंगा या मानूंगा। बिल्कुल। मीडिया का सीएम तो खत्म, अब डिप्टी सीएम के लिए बोले तो मैं क्या करूंगा। मैं कहा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तो फिर मैं तो हाईकमांड को चुनौती दे दिया। बिल्कुल। तो मैंने कहा जब हाईकमांड ने कहा है तो फाइनल, तो आपने जैसा कहा, छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम के रूप में ये बिल्कुल बात काम है। करने का। अच्छा, ये अब चूंकि हम सभी समय से बंधे हैं, मेरा एक आखिरी प्रश्न है, जैसे कि मध्य प्रदेश में देखिए, वहां पे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन तमाम केंद्रीय मंत्री भी मैदान में हैं, तो इस बार छत्तीसगढ़ में किसके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है? भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ रही है, छत्तीसगढ़ मॉडल के नेतृत्व में लड़ रही है, केंद्रीय नेतृत्व के लड़ रही है, या अलग अलग लोगों से कमिटमेंट किया गया है? कमिटमेंट की तो मुझे एकदम जीरो जानकारी है, अभी कुछ नहीं है सर? किसी को कहीं कोई कमिटमेंट की बात मेरी जानकारी में, यानी मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे को कोई कमिटमेंट नहीं है। मैंने पंजाब का इलेक्शन देखा था, मेरी सिस्टर उस समय प्रभारी थी, पंजाब की प्रभारी भी थी। राहुल जी मीटिंग ले रहे थे, करीब करीब आखिरी मीटिंग थी, इलेक्शन के पहले की आखिरी मीटिंग थी। उसमें राहुल जी ने अनाउंस किया कि सीएम फेस अमरिंदर सिंह जी होंगे। बिल्कुल।